Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nurin and I am back with short answer and questions of electromagnetism today. Let's watch. As you already know that our chapter of electromagnetism, chapter number 14 has been finished in our previous lecture. So today we are going to start the short answer questions of this chapter number 14. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 14.1 पर आएँ. Question number 14.1 क्या है? A plane conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along the x-axis. For what orientation of the loop is the flux maximum and for what orientation is the flux minimum? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं. आपको पता है इस पूरे चैप्टर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की, मैग्नेटिक फील्ड की बात की, मैग्नेटिक फोर्स की बात की और वो तमाम इफेक्ट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकते थे हमने वो पढ़े. और इसलिए अब हम वो सारे इफ़ेक्ट्स को रिकॉल करेंगे अपने इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ज़रिए से. तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है. हमने ये टॉपिक साथ साथ भी पढ़े हैं, इसलिए आपको आई होप अंडरस्टैंड करने में इन चीज़ों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी. सो मैक्सिमम फ्लक्स कब होता था? अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला याद हो तो हम कहते थे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई भी क्या होता था? बी डॉट ए. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए होता था तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिखते थे बी डॉट ए करके, वे बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज़ द वेक्टर एरिया ऑफ द लूप. और जब इसको आप ओपन करते थे तो यहाँ से बी ए कॉस थीटा आता था. अब आप ये देख सकते हैं, ये दोनों फिगर्स भी आप बना सकते हैं. इसके अंदर आप ये देखें कि जब परपेंडिकुलर रख रहे हैं हम किसी भी प्लेन को, जब आप कोई बुक है या कोई भी आपका एरिया है, एरिया ऑफ द किसी लूप का जो एरिया है, अगर आप उसे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखें, मैग्नेटिक फील्ड आपकी अलोंग द एक्स एक्सिस है जैसे आपको नज़र आ रही है, और अगर आप अपने वेक्टर एरिया को उसके परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से पास कर रही हैं. तो ये ड्यू टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through this vector area, you can say the flux should be maximum in this case. And in this case when you place your vector area per horizontal यानी along x axis, अगर आप वेक्टर एरिया को रखें तो मैंने आपको ये बात कही थी उस वक्त कि आप अपने एरिया को तो हॉरिजेंटल रख रहे हैं, लेकिन जो उसका यूनिट नॉर्मल है या जो यूनिट वेक्टर है एरिया का, चूंकि इस वक्त आप वेक्टर एरिया ले रहे हैं तो उसका यूनिट नॉर्मल जो है वो इस वक्त परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस वक्त उसका जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनेगा वो 90 का होगा. तो और जब आप परपेंडिकुलर रखते थे तो सेम बात, इसका वेक्टर एरिया पैरेलल टू द फील्ड होता है. तो इस केस में जब आप मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब अटेन हो रहा है? जब एंगल बिटवीन बी एंड ए इज जीरो, यानी वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जब जीरो बन रहा था, विच इज इन द केस व्हेन यू प्लेस द एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड. एंड व्हेन यू प्लेस योर एरिया हॉरिजेंटल टू द फील्ड, यानी आप इस तरह से हॉरिजेंटली प्लेस कर रहे हैं अपने वेक्टर एरिया को, सो इट्स डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड इज 90 डिग्री एंड in that case as you know that cos 90 is 0, so you get the minimum flux. And in this case when your area is in parallel direction to the magnetic field, so your angle between B and A is 0. As you know that cos 0 is 1, so you can get the maximum flux BA. तो ये वो बातें थी जो हमने उस वक्त की थी और यही अब हम रिकॉल कर रहे हैं मिनिमम फ्लक्स के लिए और मैक्सिमम फ्लक्स के लिए. आई होप आपने ये पॉइंट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. सो यही चीज़ इसमें उन्होंने लिखी है. द फ्लक्स, पहले ऊपर देख लेते हैं मैक्सिमम फ्लक्स का. व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज हेल्ड perpendicular to the x-axis, then its direction is parallel to the x-axis and maximum magnetic lines of the force passing through the loop causing the magnetic flux. ये इसकी रीज़न साथ लिखेंगे आप. और मिनिमम फ्लक्स में जैसे कि आपको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन कंडक्टिंग द लूप विल बी मिनिमम इफ इट इज़ हेल्ड parallel to the x-axis. The angle between B and A is equal to 90 and hence the flux is 0 or minimum. So phi is equal to B dot A is BA cos 90 and cos 90 is 0, so you can get the minimum or the zero flux. इसके बाद आ जाएं आप 14.2. सेकंड आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय एम्पियर्स लॉ. सिंस द करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. उन्होंने आपको खुद ही कह दिया कि जैसे कि आप कहते थे कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज होता था. व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेशनरी चार्जेस एंड व्हाट्स अबाउट द मूविंग चार्जेस. अब दोनों में फ़र्क क्या है? आपने स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 था. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि चार्जेस जो है वो स्टेशनरी होते हैं, लेकिन स्टेशनरी चार्जेस में सिर्फ एक फील्ड होती थी और वो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी. जब चार्जेस मूव करने लग जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चार्जेस की करंट की वजह से, चूंकि चार्ज मूव करते हैं तो करंट जनरेट होती है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है. ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा. सो when the charges are stationary, they can produce only the electric field around them, and in the case of the moving charges, the magnetic field is produced in the form of concentric circles. और ये भी आपने देखा, concentric circles उनको कहते हैं जिन ऐसे तमाम सर्कल्स जिनका सेंटर एक हो, यानी कंसेंट्रिक का मीन्स हैविंग सेम सेंटर. तो तमाम सर्कल्स का एक ही सेंटर होता था और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती थी? सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है मूविंग चार्जेस की वो आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स और अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर. जहाँ से भी करंट गुजर रही होती है उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है due to the flow of these charges. So the existence of such field was confirmed by Danish physicist Hans Ørsted in 1820 AD. AD कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट. वो अपने लिहाज से वो सन जो है वो लिखते हैं. तो 1820 में हैंस ऑर्स्टेड जो था उसने सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ इस तरह की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था. वो एक डेनिश फिजिस्ट था और उसका फुल नेम जो था वो हैंस ऑर्स्टेड था. तो इस ये के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा सर्कुलर पाथ में होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपने पहले ही पढ़ा था कि वो इन स्ट्रेट लाइंस होती हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू द स्टेशनरी चार्जेस, जबकि मूविंग चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इन सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस जो है जनरेट हो जाती है अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अब आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 14.3. वाई बी इज़ नॉन जीरो आउटसाइड अ सोलिनाइड. सोलिनाइड के बाहर बी प्रैक्टिकली तो हम जीरो ले लेते थे. अगर आपको याद हो जब हमने सोलिनाइड का टॉपिक पढ़ा था आफ्टर एम्पियर्स लॉ, तो हमने कहा था कि सोलिनाइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको जीरो कंसीडर कर लेते थे क्योंकि वो इतनी वीक होती थी, वो नेग्लिजिबली वीक होती थी. दैट्स वाई हम उसको प्रैक्टिकली जीरो ले लेते थे. लेकिन असल में वो नॉन जीरो होती थी क्योंकि जो उसकी लेंथ ऑफ द कॉयल होता था जो हम उसमें कंसीडर करते थे, वो लेंथ ऑफ द कॉयल जो है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता था. ओरिजिनल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको उसके इफेक्ट को थोड़ा सा रिड्यूस तो कर देगा लेकिन जीरो नहीं ले होता. एक्चुअली में वो जीरो नहीं होता, प्रैक्टिकली हम उसको जीरो ले सकते हैं. सो दैट्स वाई वो जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे थी वो नॉन जीरो थी इन द केस आउटसाइड द solenoid. So when the current is passed through a solenoid, it behaves like a bar magnet. आप जब किसी solenoid में से कोई करंट पास कराते हैं तो वो उसी तरह बिहेव करता है जैसे एक बार मैग्नेट होता है. द फील्ड आउटसाइड द solenoid is negligibly weak. यानी बाहर जो solenoid के फील्ड जो है वो बहुत स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है कि आप उसे निगलेक्ट कर सकते थे. दैट्स वाई आप उसको प्रैक्टिकली जीरो ले लेते थे. बिकॉज द लाइन्स ऑफ फोर्सेस, क्योंकि उस वक्त जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस थी वो ऑपोजिट टू ईच अदर एट इट्स आउटर सरफेस, यानी बाहर की सरफेस पे वो जो लाइंस ऑफ फोर्स होती थी उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन होती थी मैग्नेटिक फील्ड के. और इसलिए वो उसके इफेक्ट को जो है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती थी. और दैट्स वाई आप उसको प्रैक्टिकली तो जीरो कंसीडर कर लेते थे क्योंकि वो स्मॉल थी, लेकिन एक्चुअली वो जीरो नहीं होती थी. सच एज द फील्ड सेट अप द अपर पार्ट ऑफ द सोलिनॉइड टेंड्स टू कैंसल द फील्ड सेट अप बाय द लोअर पार्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वो जो उसके लोअर पार्ट में जो फील्ड होती थी, अपर पार्ट की फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी, इसलिए वो काफ़ी वीक हो जाती थी, वो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देती थी ना. तो अपर पार्ट की जो फील्ड है वो लोअर पार्ट के इफेक्ट को कैंसिल कर सकती थी क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थी. दैट्स वाई वो वीक होती थी. तो ये इसका आंसर है कि वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो आउटसाइड अ सोलिनॉइड. उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 14.4. Describe the change in magnetic field inside a solenoid carrying a steady current I. If दो केसेस उन्होंने आपको दिए हैं. If the length of the solenoid is doubled but the number of turns remains the same, कि अगर length of the solenoid तो डबल है लेकिन number of turns जो है वो सेम है. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को यानी आप चेंज, और दूसरा केस क्या है वो भी साथ ही देख लेते हैं कि दूसरा केस आपका ये है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड बट द लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, कि नंबर ऑफ टर्न्स तो डबल हैं लेकिन आपकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट है आपकी. तो इस केस में फिर क्या होगा
तो दोनों केसेस बारी बारी स्टडी करते हैं। द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलेनॉइड, आपको अगर वो सोलेनॉइड का फार्मूला याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड बी का जो फार्मूला वहाँ पे आया था वो क्या होता था कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फार्मूला आपने निकाला था। वेयर स्मॉल एन जो है म्यू नॉट होता था परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एन इज द नंबर, एन जो होते थे वो एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस स्मॉल एन को अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि ये होता है कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल, बिकॉज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो दो बातें हैं, म्यू नॉट तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और करंट भी इधर आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो सिर्फ दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे वेरी कर रही हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स है और दूसरे लेंथ ऑफ द कॉइल है या लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, जो आपके केस ए और बी में उन्होंने कहा है। केस ए में उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर कांस्टेंट है, यानी ये भी अब कांस्टेंट हो गया, तो एक ही वेरिएबल रह गया लेंथ, इस और वो वेरिएबल किस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर आप अपने केस ए पर जाएं कि इफ़ द नंबर ऑफ द टर्न्स एन आर केप्ट कांस्टेंट, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट कर दें, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड, तो उस वक्त जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी सोलेनॉइड के, एंड हेंस जब आपकी लेंथ डबल की जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो हाफ, यानी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। किस तरह से हाफ हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो अगर आप लेंथ को क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो डबल इसको 2 टाइम्स करने से, डबल करने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, 1/2, क्योंकि ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा ना, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होने की वजह से लेंथ, इफ़ यू टेक द लेंथ इज इक्वल टू 2L, सो द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 1/2, ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा केस उन्होंने कहा था आपको, क्या कहा है आपको दूसरे केस में, कि इफ़ नो द L इज कांस्टेंट, यानी अब आप लेंथ को कांस्टेंट समझें और नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करें, तो अब इस फॉर्मूले को ज़रा गौर से देखें। अब नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो अब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस फार्मूला। अगर आपने ये फार्मूला अच्छे से जहन में रखेंगे तो फिर आपके लिए ये बताना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने अगर लेंथ को कांस्टेंट रखा है तो नंबर ऑफ टर्न्स के डबल करने से इसको 2 टाइम्स 2n कर देंगे, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड, सो डबल हो जाएगा। इफ़ नो द लेंथ इज कांस्टेंट एंड द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ n आर डबल्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड b इज आल्सो डबल्ड बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ये इसका आंसर, आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.5, at a given instant, the proton moves in the positive x direction in a region where there is a magnetic field in the negative z direction. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव z डायरेक्शन में है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, एक्सप्लेन। अच्छा, अब ये देखें, आपको अगर वो राइट हैंड रूल याद हो तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द, वो जो फार्मूला होता था उसमें v क्रॉस b के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होती थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है, सिंस वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic force F acting on a direction Q, acting on a charge Q moving with a velocity V inside the magnetic field, ये देखें ये फार्मूला, ये याद है आपको ये फार्मूला, दिस इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस P, और जब हम राइट हैंड रूल लगाते थे तो हम कहते थे V और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो V क्रॉस P के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी क्या होती थी, मैग्नेटिक फोर्स। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होते थे उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी 90 डिग्री के एंगल पर आपकी मैग्नेटिक फोर्स लगती थी। एज द प्रोटॉन, जैसे कि क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा है, एज द प्रोटॉन इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, प्रोटॉन चूंकि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टेड अलॉन्ग जी एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वो जी एक्सिस में। अगर प्रोटॉन वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जी एक्सिस में है, तो अब आपको खुद ही गेस कर लेना चाहिए कि फिर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। एक्स और जी में तो ऑलरेडी ये है ना, वेलोसिटी एक्स में, बी जो है वो यानी वी एक्स में, और जो बी है वो आपका जी डायरेक्शन में। तो तीसरी कौन सी डायरेक्शन हुई जिसमें फोर्स होगी, वाई डायरेक्शन, यस इट इज़ वाई डायरेक्शन। देयरफॉर द मैग्नेटिक फोर्स विल बी डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, इसलिए जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो वाई एक्सिस में होगी। ड्यू टू दिस वाई डायरेक्टेड फोर्स द प्रोटॉन टेंड्स टू मूव इन द एक्स वाई प्लेन एंड नॉट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब आप एक डायरेक्शन नहीं बता सकते उसकी, उन्होंने ये पूछा था ना कि क्या प्रोटॉन एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अब ये चूंकि
एक्स वाई प्लेन में ना, क्योंकि वेलोसिटी उसकी एक्स में हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें जी डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स उसमें किस तरफ लग रही है, वाई डायरेक्शन में। तो अब जो आपका इस वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अब प्रोटॉन जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, ना कि एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट देम। अब दो तरह के चार्जेस होते हैं ना, एक या तो सिमिलर चार्जेस होंगे या ऑपोजिट चार्जेस होंगे। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को स्टडी कर सकते हैं। There are the two possibilities arise concerning to the both these charge particles to deflect in the opposite direction when they are thrown at right angle to the magnetic field. तो दो possibilities हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि when two unlike charges are thrown inside, यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अगर इस तरह के दो अनलाइक चार्जेस किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे छोड़ दिए जाएंगे along the same direction, तो क्या होगा, they will be deflected along the opposite direction। होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर बिलफर्ज हम कहते हैं कि उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करती है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कराती है। तो दोनों चार्जेस की एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ जो रोटेशन होगी वो ऑपोजिट होनी चाहिए ना। एक की अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। इसका मतलब है दोनों की डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अनलाइक चार्जेस में अनलाइक चार्जेस को अगर आप थ्रो करेंगे, सो देयर डिफ्लेक्शन शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज इफ वन इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज और रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द अदर वन विल बी रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, व्हेन द टू लाइक, यानी सेम चार्जेस को अगर आप थ्रो करा देंगे उसमें विद इन द मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस, अगर आप दो ऑपोजिट डायरेक्शन से उनको ऐसे करके बीच में इकट्ठा भेज देंगे, तो लाइक चार्जेस तो पहले ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उनके और ना सिर्फ लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपने देखा था टू सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट, वेदर दे आर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर, वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उनकी डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगी। सो बोथ केसेस में, चाहे दो अनलाइक चार्जेस हैं चाहे दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों केसेस में जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। आई होप आपने ये बात मेरी अच्छी से अंडरस्टैंड कर ली है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14.7। Suppose that a charge Q is moving in a uniform magnetic field B with a velocity V. Why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge? ये बहुत दफ़ा मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी बड़ी दफ़ा हमने डिस्कस किया, और बड़ी दफ़ा इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कराती है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये तब मार्क भी कराया था कि जो वर्क डन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है, क्योंकि वर्क डन तब होता है जब चार्जेस कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और उस डायरेक्शन में जो है आपका वर्क डन होता है। तो इसीलिए, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो तो कोई वर्क डन नहीं करती, वो हमेशा पार्टिकल को किस तरह मूव कराती है, इन सर्कुलर पाथ। तो जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है, रोटेट करती है, तो सर्कल में कोई वर्क डन नहीं होता। ये आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्स जब पढ़ी थी आपने, कि जब भी कोई चीज़ कंजर्वेटिव फील्ड में मूव करती है तो उसका वर्क डन जीरो होता है, तो क्योंकि सर्कल में कोई वर्क डन नहीं होता। तो जब आप उधर वर्क डन इन अ सर्कल कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे तो क्या होता था कि वो ज़ीरो आता था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हम करें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, नैरो फील्ड है, क्लोज फील्ड है, एंड द वर्क डन इन अ क्लोज फील्ड शुड बी ज़ीरो। दैट्स वाई मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क डन नहीं कराती। तो इसका आंसर ये होगा, द चार्ज पार्टिकल क्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स टेंड्स टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में होती है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज एट राइट एंगल, आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा राइट एंगल पे होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज क्यू, हेंस नो वर्क विल बी डन बाय द फोर्स। दिस फोर्स ओनली क्या कर सकती है ये फोर्स, दिस फोर्स जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये आपको नजर आ रहा है इस सर्कल में जब वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके उसकी डिफ्लेक्शन इस तरह से, यानी यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से है, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, जस्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो ये उसी तरह सर्कल के अंदर जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसके अंदर हमेशा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है, तो वैसे ही जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, सो इसमें वर्क डन जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना आई थिंक इनफ है आज के लिए। बाकी के जो इसके हाफ हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तब तक आप ये जितने मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कहे हैं आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपको कोई मसला होगा इसको अंडरस्टैंड करने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.